तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। बहुप्रतीक्षित सरयू नहर परियोजना का दिसंबर 11 कार्य पूरा, पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। किसानों में खुशी की लहर। 9 जिलों को जोड़ रही इस नहर परियोजना से तकरीबन कई लाख किसानों को मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश में फसलों को जंगली जानवरों से बचाव हेतु मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का आरंभ। योजना के अंतर्गत कृषकों और सौर ऊर्जा चालित बाड़ लगाने के लिए दिया जा रहा है अनुदान। 175 करोड़ रुपए खर्च, 5,535 किसान लाभान्वित। बिहार के भोजपुर में रेल से खाद पहुंचा आरा। सोमवार तक पहुंचा दी जाएगी विभिन्न केंद्रों तक डीएपी और यूरिया। जिला प्रशासन ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश से कृषि और खाद्य उत्पादों की निर्यात क्षमता का दोहन करने के लिए एपीडा ने मिर्जापुर में कृषि निर्यात सम्मेलन का किया आयोजन। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने अधिकारियों और किसानों के साथ की बैठक। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्षों के इंतजार के बाद बहुप्रतीक्षित, सबसे खास बात यह रही है कि बहुप्रतीक्षित सरयू नहर परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है और 9 जिलों को ये योजना जो है ये जोड़ रही है। किसानों में खुशी की लहर है। 9 जिलों को जोड़ रही इस नहर परियोजना से तकरीबन 25 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। वहीं बाढ़ के समय भी यह परियोजना सहायक होगी। वर्ष 1978 में 2 जिलों के किसानों को लाभान्वित करने के लिए शुरू की गई इस योजना को वर्ष 1982 में विस्तार देते हुए तात्कालिक उत्तर प्रदेश की सरकार ने 9 जिलों तक विस्तारित किया है। वर्ष 2012 में तात्कालिक सरकार द्वारा इस नहर परियोजना को विस्तार देते हुए राष्ट्रीयकृत परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया, लेकिन तात्कालिक सरकारों की अनदेखी की वजह से यह परियोजना लगातार अधर में लटकी रही। इस योजना को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2018 से तेजी से कार्य शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जिले को इस योजना से जोड़ा गया है। इन जनपदों के तकरीबन 25 लाख किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। और 7 दिसंबर यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। यह प्लांट तकरीबन पिछले कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के संयुक्त प्रयास से गोरखपुर और पूर्वांचल का बहुप्रतीक्षित सपना अब साकार होने जा रहा है। इस विषय में हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड प्रबंध निदेशक अरुण गुप्ता से बात की हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह ने। साल के लंबे इंतजार के बाद गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट उत्पादन के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे और इसका शिलान्यास भी उन्होंने ही किया था। इस सब बारे में हम बात करेंगे सीएमडी अरुण गुप्ता जी से। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई है, कितने लंबे इंतजार के बाद गोरखपुर को यह सौगात मिल रही है, न केवल गोरखपुर, पूरे पूर्वांचल और बहुत बड़े इलाके के लिए। इससे क्या फायदा होगा अगर हम रीजन की बात करें या किसानों की बात करें? इस पूरे पूर्वांचल इलाके की एक नई आर्थिक इकोनॉमिक प्रोग्रेस, उनकी ग्रोथ का एक द्वार खुला है। और आपने ठीक कहा, 30 साल के बाद अब ये समय आया है। तो इससे जो मैं देख रहा हूँ, जो डायरेक्ट फ़ायदा होगा पूर्वांचल के हमारे किसान भाइयों को, वो तो ये कि इनको समय से प्राप्त होगा और पूरी क्वांटिटी में, सफिशिएंट क्वांटिटी में उनको मिलेगा, कोई कमी नहीं रह जाएगी। और जो एमआरपी सरकार ने फिक्स की है उसी पे ही हम इसको बेचेंगे और उसी पे ही किसान को देंगे। तो ये पूर्वांचल के किसानों के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। इसकी क्षमता क्या होगी, कैपेसिटी क्या है और इसमें कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा, कितने लोग इसमें
इससे लाभ पाएंगे? जी, इसकी जो कैपेसिटी है वो 3850 नीम लेपित यूरिया रोज की होगी और सालाना कहें तो 12.7 लाख टन इसमें वार्षिक उत्पादन होगा। तो ये तो प्रत्यक्ष रूप से रोजगार का एक अवसर है। और मैं बताऊँ, हमने अभी फ्रेश बच्चे लिए थे, इंजीनियर्स लिए थे, उसमें ऑलमोस्ट 30% जो हमारे बच्चे हैं वो पूर्वांचल के आए, वो अपने कौशल से आए हैं। उसमें देवरिया कई लड़कियां हैं उसमें। और इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से मैं समझता हूँ कम से कम 1500 से 2000 तक के लोग जो इस रीजन के ही होंगे, उनको इसमें कार्य करने का अवसर मिलेगा। इसका जो मटेरियल है, जो गैस लगती है, वो क्या किस तरह की गैस होगी और कहाँ से आएगी? ये गेल के साथ हमने एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो RLNG जिसको हम कहते हैं वही गैस हमको मिलेगी। और अभी तो ये गैस जो HBJ पाइपलाइन चल रही है और पूर्वी क्षेत्र में आ रही है, उसी से इसकी आपूर्ति हो रही है। आने वाले 5 वर्षों में हमारा ये प्लान है कि जितना यूरिया हम यहाँ से निकालेंगे उसका आधी क्वांटिटी हम नॉन यूरिया आइटम निकालेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। दूरदर्शन से बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अरुण गुप्ता, हिंदुस्तान रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड जो कंपनी बनी है उसके CMD हैं और पूरा दारोमदार इनके ऊपर है। इस पूरी जो ये प्लांट है, इसको बनाने से लेकर आगे चलाने तक का हम उम्मीद करते हैं कि ये प्लांट यहाँ के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और इसके साथ ही साथ किसानों और बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर को विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर स्थानीय लोग भी खासे उत्साहित हैं और उन्हें उम्मीद है कि पीएम मोदी का गोरखपुर का यह दौरा प्रदेश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी के इस प्रयास से फर्टिलाइजर कारखाना शिलान्यास होने के बाद अब रिकॉर्ड समय में उत्पादन की ओर आ गया है और उसका लोकार्पण होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जो था अगले 7 तारीख को, 7 दिसंबर को। और एक क्षेत्र के लिए, खेती के लिए तो अपनी बात है, लेकिन रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा साधन इस क्षेत्र में उत्पन्न होगा। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और गौरव का क्षण है पूर्वांचल के लिए और निश्चित रूप से इसके लिए पूरा पूर्वांचल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय योगी जी के प्रति कृतज्ञ है। यह अपने आप में एक चिकित्सा के बहुत बड़े क्षितिज का उदय होने जैसा है। कभी कोई सोचा नहीं था कि एम्स पूर्वांचल की इस धरती पर होगा, जहां तमाम रोगों का व्यवचार है। इससे पूरा बिहार, नेपाल और लगभग आधा उत्तर भारत इससे लाभ प्राप्त करेगा। फर्टिलाइज़र खुल जाने से अब हर किसान को बड़े ही आसानी के तरीके से ये खाद मिलती रहेगी। अब पूरे देश को यहाँ से भेजा जाएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी, मोदी जी जो ये काम ये किए हैं, इतना बड़ा काम किए हैं जो कि ये 70 सालों में काम नहीं हुआ था, वो मोदी जी और योगी जी करके दिखाए हैं। ये बहुत ही हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से गोरखपुर में एम्स का लोकार्पण होने जा रहा है। बहुत दिन से प्रतीक्षित था जब कि यहाँ से लोग भाग के लखनऊ, दिल्ली जाते थे, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है कि अब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कम पैसे में अपना बढ़िया से बढ़िया इलाज करा सकता है। अब उसको दिल्ली और लखनऊ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह हम लोगों के लिए, पूरे पूर्वांचल के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। लगभग जो 27 वर्षों से खाद कारखाना बंद पड़ा था, उसका अब शुभारंभ होने जा रहा है। ये हो पाया है तभी जब उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उसी वजह से ये निश्चित ही एम्स का और फर्टिलाइज़र के यहाँ शुभारंभ होने से पूरे पूर्वांचल में एक हर्षोल्लास का माहौल है। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात है। बहुत सालों से बंद कारखाना पुनः चल रहा है, ये प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने इतनी सुधि ली। कितने बेरोजगार थे जिन्हें रोजगार मिलेगा, और एम्स भी उद्घाटन हो रहा है साथ साथ में, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी था। इंसेफ्लाइटिस हुआ हमारे पूर्वांचल में, एक बहुत बड़ा बृहद बीमारी थी और उसमें बहुत नवजात शिशु का देहांत हो जाता था। तो ये फर्टिलाइज़र और
एम्स दोनों का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं और बहुत गर्व और बहुत गौरव का विषय है कि हमारे गोरखपुर में ये सारे संसाधन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो खाद कारखाना और एम्स से आने वाले दिनों में पूर्वांचल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की कृषि जलवायु नकदी फसलों के उत्पादन के लिए अति उत्तम है। इसके अलावा यहाँ पारंपरिक खेती से भी लाखों परिवार जुड़े हुए हैं। कई क्षेत्रों में किसानों की कड़ी मेहनत से उगाई गई फसलों को बेसहारा और जंगली जानवरों से काफी नुकसान पहुंचता है। इससे बचाव के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना आरंभ की है। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत कृषकों को सौर ऊर्जा चालित बाड़ लगाने के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत अभी तक लगभग 175.38 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। इस योजना के लागू होने के उपरांत प्रदेश में लगभग 4669.20 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि की रक्षा की गई है, जो बेसहारा पशुओं, जंगली जानवरों और बंदरों के खतरे के कारण बंजर पड़ी थी। प्रदेश के लगभग 5535 किसान इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। व्यक्तिगत स्तर पर सौर ऊर्जा बाड़ लगाने के लिए 80% तथा समूह आधारित बाड़बंदी के लिए 85% अनुदान का प्रावधान इसमें किया गया है। बाढ़ को सौर ऊर्जा से संचालित किया जा रहा है। बाढ़ में विद्युत प्रवाह से बेसहारा पशुओं, जंगली जानवरों एवं बंदरों को दूर रखने में मदद मिल रही है। प्रदेश सरकार ने किसानों की मांग तथा सुझावों को देखते हुए कांटेदार तार अथवा चेन लिंक बाड़ लगाने के लिए 50% उपदान और कंपोजिट बाड़ लगाने के लिए 70% उपदान का भी प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का लाभ उठाने के लिए किसान व्यक्तिगत तौर पर अथवा किसान समूह के रूप में नजदीक के कृषि प्रसार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी अथवा विषयवाद विशेषज्ञ के माध्यम से कृषि उपनिदेशक के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। विभाग के वृत्त विकास खंड एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में आवेदन फॉर्म उपलब्ध रहते हैं। आवेदन के साथ उन्हें अपनी भूमि से संबंधित राजस्व दस्तावेज संलग्न करने होंगे। हिमाचल प्रदेश में 88.86% किसान सीमांत तथा लघु वर्ग के हैं, जिनके पास बोई जाने वाली भूमि का लगभग 55.93% भाग है। 10.84% किसान मध्यम श्रेणी के और 0.30% किसान ही बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। और बिहार सरकार के कृषि मंत्री की सक्रियता के बाद अब भोजपुर जिले के लिए 2000 टन डीएपी खाद और 1350 टन यूरिया खाद से लदा रैक आरा पहुंच गया है। बक्सर जिले के लिए भी 1305 टन यूरिया की खेप आरा पहुंची है, जो बक्सर के किसानों के लिए उपलब्ध होगी। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि आरा रेलवे स्टेशन पर लगे रैक से आरा में डीएपी और यूरिया खाद की खेप उतारी जा रही है। और उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में भोजपुर जिले के विभिन्न केंद्रों तक डीएपी और यूरिया पहुंचा दी जाएगी, जहां से तुरंत किसानों तक खाद उपलब्ध होने लगेगी। जिले के खुदरा दुकानदारों से किसान दोनों ही किस्म के खाद खरीद सकेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी ने यह भी बताया कि यूरिया की कीमत 266 रुपये 50 पैसे और डीएपी की कीमत 1200 रुपये प्रति बोरी तय की गई। इसी दर पर किसानों को खाद मिल जाएगी। भोजपुर के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बताया कि 6 दिसंबर से किसानों को यह खाद आसानी से मिलने लगेगा। उन्होंने खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। जिला प्रशासन की तरफ से खाद की कालाबाजारी करने वालों की सूचना देने के लिए मोबाइल नंबर 9334069156 और 8294327654 पर शिकायत की जा सकती है, कंप्लेन लिखाई जा सकती है। जिला प्रशासन की तरफ से किसानों से अपील की गई कि खाद की कालाबाजारी करने वालों की सूचना इन नंबरों पर जरूर दें। सूचना मिलते ही कालाबाजारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले महीने अक्टूबर में 720.50 टन और नवंबर में 1400 टन डीएपी खाद जिले को मिली थी, जबकि पिछले अक्टूबर महीने में 8539.18 टन और नवंबर महीने में 5747.11 टन यूरिया खाद भोजपुर जिले को प्राप्त हुई थी। और अब बात करेंगे कृषि खाद्य उत्पादों के निर्यात को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। जा रहे हैं कृषि और खाद्य उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए एपिडा के मिर्जापुर में कृषि निर्यात सम्मेलन सह क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रमुख अधिकारियों और किसानों के साथ बैठक में भाग लिया और जो खाद्य निर्यात है उसको बढ़ाने पर चर्चा हुई। इन सम्मेलन में मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, गाजीपुर और चंदौली जिले के किसानों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। पूर्वांचल से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में वृद्धि से विदेशी मुद्रा आय को बढ़ावा मिलेगा, ये केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा। इसके साथ साथ किसानों की आय दोगुनी करने में सहायता के साथ साथ क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी लगातार बढ़ोतरी होगी। देश ने 2021-22 के लिए वस्तु निर्यात के लिए $400 अरब का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार बैठकें की जा रही है। 2021-22 में अप्रैल नवंबर की अवधि के दौरान $262 अरब का निर्यात
पहले ही अर्जित किया जा चुका है। 2021-22 में कृषि उत्पादों के लिए 43 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात का खाद्य कृषि निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। एपीडा और किसानों के प्रयासों से चालू वित्त वर्ष में इस लक्ष्य को अर्जित कर लिया जाएगा। ये एक उद्देश्य तय किया गया है। निर्यात को बढ़ाने के लिए निर्यातक संघों और एफपीओ के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी इस बैठक में हस्ताक्षर किए गए हैं कि आने वाले दिनों में खाद्य कृषि निर्यात को और बढ़ावा दिया जाएगा। चीन को गैर बासमती चावल और संयुक्त अरब अमीरात को हरी मिर्च के निर्यात की शुरुआत भी कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना भी किया है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से आई ताज़ा तस्वीरों की, जो बुंदेलखंड में किसानों की खुशहाली की कहानी को बयां कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने बुंदेलखंड की तस्वीर को बदलने का काम किया है। बुंदेलखंड का जो इलाका अब तक सूखी बंजर भूमि के लिए जाना जाता था, वहां अब खेतों में फसलें लहलहा रही हैं। कभी अपने खेत से एक फसल लेने के लिए संघर्ष करने वाले किसान अब अपने खेत से 2 फसल ले पा रहे हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है और इलाके से पलायन भी रुका है। यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की मदद से। देखते हैं बुंदेलखंड से यह हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। बुंदेलखंड से आई खुशहाली की तस्वीरें। सूखी बंजर भूमि पर लहलहाई फसलें, हरियाली से खिल उठे बुंदेलखंड के खेत। पानी की कमी से जूझ रहे किसानों को प्रधानमंत्री की सौगात। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से बदली बुंदेलखंड की तस्वीर। लहलहाते खेत, हरियाली और हरी भरी फसलें, ये सबसे ताज़ा तस्वीर है बुंदेलखंड की। उस बुंदेलखंड की जो अब तक बंजर भूमि और सूखे खेतों के लिए जाना जाता था। कुछ समय पहले तक बुंदेलखंड के किसान रबी की फसल की सिंचाई के लिए परेशान रहते थे, लेकिन अब वही किसान गर्मी में भी फसल ले पा रहे हैं। जिन खेतों में एक फसल भी मुश्किल से हो पाती थी, उन्हीं खेतों में किसान अब 2 फसलें ले रहे हैं। बुंदेलखंड में ग्राम देहरी पंचायत के किसान हरदयाल यादव कुछ समय पहले तक अपने खेत में फसल लेने के लिए काफी संघर्ष करते थे। सिंचाई की सुविधा के ना होने की वजह से एक फसल भी नहीं मिल पाती थी, लेकिन फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से तस्वीर बदली और अब हरदयाल खेती के साथ ही मछली पालन से भी आमदनी कर रहे हैं। यहाँ की जंगली इलाका था, पानी का कोई साधन नहीं था, कुआं वगैरह थे नहीं। मुझे तालाब से पानी लाना पड़ता था करीब 5 किलोमीटर दूर से, इसलिए मैं परेशान था। जब से ये तालाब हुआ बन गया, जब से मुझे दोनों फसलें मेरी होने लगी। और मछली पालन का भी काम मैं करता हूँ। 3-4 खेत तालाब बने हैं और 4-5 डक पॉन्ड बने हैं। और का फायदा भाई इससे जो है जो फ़ायदा भाई के पहले एक फसल होती, अब पानी को स्तर बढ़ गया, कुएं में बढ़ गया पानी को लेवल, और जो नरवन में भर हुए है पानी, तो जो है 2-2 फसलें होने लगी। टीकमगढ़ के ग्रामीण इलाकों में पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत व्यापक स्तर पर तालाब और स्टॉप डैम बनाए जा रहे हैं, जिससे एक तरफ जहां किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिल रहा है, तो वहीं भूजल स्तर में भी वृद्धि हुई है। अच्छी फसल होने और खेती किसानी में आमदनी के बढ़ने का सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिला है और गांवों से पलायन भी रुका है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत बनी थी। कब बनी थी? जैसा अभी कोरोना काल में बनी थी, गर्मियों में साहब। का फायदा हुआ इससे साहब फायदा जो भाव को जो बाहर जाते हम लोग मजदूरी का, तो बाहर नहीं जाएंगे, इसी में गुजारा करेंगे, जो भी है अपना मछली पालन करेंगे, कहीं सिंगाई लगाएंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हर गांव में तालाब और वाटर टैंक बनाए जा रहे हैं। सरकारी अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को पानी सहेजने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में रहना चाहिए, जिससे स्थानीय लोगों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। चेक डैम, स्टॉप डैम, तालाब, डगआउट पॉन्ड, खेत तालाब लिए थे, पर्कुलेशन टैंक लिए थे और गैबियन स्ट्रक्चर। इन संरचनाओं से आसपास के जो कुएं थे उनमें जल भराव क्षेत्र, जल का स्तर बढ़ा है
इसमें उनके द्वारा मछली पालन का कार्य भी किया जा रहा है और वो इसमें फसल नहीं ले पाते थे। इसके ये पूरा सूखा पड़ा रहता था, इसका पानी पूरा इसमें जो आता था वो निकल जाता था। अब इसमें पानी स्टोरेज हो रहा है तो वो फसल भी इसकी ले पा रहे हैं, दो फसल कम से कम वो ले लेते हैं। बुंदेलखंड से आई ये ताज़ा तस्वीरें इलाके की खुशहाली की कहानी को बयां कर रही हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड के जिन इलाकों में कभी एक एक बूंद पानी के लिए किसान परेशान थे, आज वहां प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना से किसानों का जीवन आसान हुआ है। बुंदेलखंड में सूखे की समस्या से परेशान ये किसान अब अपने खेतों में एक से ज्यादा फसल ले रहे हैं, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। डीडी न्यूज के लिए टीकमगढ़ से सुधीर कुमार जैन के साथ योगेश कुमार की रिपोर्ट। और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रविवार को मणिपुर के लिए आयुष विकास पैकेज की घोषणा की। सोनोवाल ने इम्फाल में बताया कि आयुष मंत्रालय ने मणिपुर में 15 आयुष डिस्पेंसरियां, 10-10 बिस्तरों वाले 7 अस्पताल और 50 स्वास्थ्य तथा आरोग्य केंद्र निर्मित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय ने राज्य के प्रत्येक जिले में 16 नर्सरी विकसित करने तथा 100 स्कूलों में औषधि बगीचे बनाने का भी फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और मणिपुर के लोगों की आय में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर समेत समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर जोर दिया है। और अब बात करते हैं मौसम की और देखते हैं कि इस मौसम में जो किसान हैं वो अपनी फसलों का कैसे रखे ध्यान। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये काफी बोया जाता है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी और इटावा, गुजरात के जामनगर और मध्य प्रदेश के इंदौर तथा मंदसौर में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। लहसुन रबी मौसम में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा कर ले। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सके और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। मध्य गुजरात के किसान इस समय तैयार फसलों की कटाई और फलों की तुड़ाई कर लें। इनके साथ ही यहाँ इस समय पपीता और केले के पेड़ों को सहारा दें। मध्य गुजरात में ही पछेती गेहूं की बुआई का काम पूरा करें, साथ ही आंवले की तुड़ाई कर लें। उत्तरी गुजरात के किसान भी इस समय फलों के छोटे पौधों को सहारा दें। यहाँ जिन किसानों ने पहले गेहूं और सरसों की बुआई कर ली है, वे इस समय उनमें सिंचाई या किसी प्रकार का छिड़काव न करें। यहाँ पछेती गेहूं, जीरा, धनिया और आलू की बुवाई करें। दक्षिणी गुजरात में इस समय कपास और अरहर के खेतों के अलावा आम के नए बागों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें। यहाँ जिन किसानों ने धान की कटाई और मिर्च की तुड़ाई कर ली है, वे उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। यहाँ केले के नए पौधों को सहारा दें। इसके साथ ही यहाँ पछेती गेहूं और काबुली चने की बुवाई कर लें। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में लहसुन को रोगों से बचाने के लिए उनमें जरूरत के अनुसार सिंचाई करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि लहसुन में जरूरत से ज्यादा सिंचाई ना हो। सौराष्ट्र और कच्छ में ही किसान शरीफा और अनार की तुड़ाई करते रहें।
वहीं मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाकों में सरसों की बुआई का काम पूरा कर लें। इसके साथ ही यहाँ गन्ने की रोपाई शुरू कर लें। मालवा के पठारी हिस्सों में रबी फसलों की बुआई के लिए खेत को तैयार करें। यहाँ इस समय मटर की बुआई कर सकते हैं किसान। कैमूर के पठारी और सतपुड़ा के पहाड़ी इलाकों में बीजोपचार के बाद सरसों, गेहूं, चना और मटर की बुवाई करें। झाबुआ के पहाड़ी इलाकों में गेहूं की बुवाई शुरू करें। मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र के किसान गेहूं, मसूर, सरसों, मटर और चना की बुवाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ प्याज की नर्सरी लगाएं। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार। का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की।